स्टूडेंट्स, मैं रेणुका और हम क्लास 10th मैथ्स की एनसीईआरटी बुक की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपकी क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस वीडियोज में हम डिस्कस कर चुके हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके रूट्स कैसे फाइंड करते हैं और उनके रूट्स का नेचर कैसे पता करते हैं। आज हम सोल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं क्या है। तो जब भी हम अपनी डेली लाइफ में कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे कि आपकी एज आपकी मदर की एज का 1/4 है, हाफ है, 1/3 है, तो उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऑब्वियसली सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जब हम देखते हैं स्पीड और डिस्टेंस की रिगार्डिंग, हम देखते हैं आपकी स्पीड कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, तो इसके रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम्स को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट मीन मैथ्स की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी अगर एक पुलिस अगर एक थीफ को पकड़ रही है, चोर को पकड़ रही है, तो उस केस को भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट मीन्स मैथ्स की हेल्प से सोल्व कर सकते हो। तो वो सारी की सारी हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम जो हम मैथ्स की हेल्प से सोल्व करते हैं, इट मीन्स यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सोल्व करेंगे, उन्हें हम वर्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं। इट मीन्स स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वो स्पीड की रिगार्डिंग है। ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स सेम स्पीड से ट्रेन चल रही है, यहाँ पर स्पीड चेंज ही नहीं हो रही। तो हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 30 मिनट्स लेस। ऑब्वियसली अगर ट्रेन ने अपनी स्पीड बढ़ा ली तो उस केस में सेम 90 किलोमीटर की जर्नी के लिए उसको कम टाइम लगेगी, 30 मिनट्स लेस। तो आपको ओरिजिनल स्पीड यहाँ पर ट्रेन की निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पीड के रिगार्डिंग फॉर्मूला सभी को पता होगा, लास्ट ईयर 9th क्लास में सभी ने पढ़ा होगा। स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो बिकॉज यहाँ पर जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो टाइम को हमेशा राइट साइड रखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड को हमेशा लेफ्ट साइड रखेंगे। तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इस जर्नी की आपको दी हुई है 90 किलोमीटर और यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ओरिजिनल स्पीड जो हमें निकालनी होती है उसी को हम एज्यूम कर लेते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट्स एज्यूम ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है, x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आप देखोगे टाइम आपका t1 क्या होगा, अगर डिस्टेंस आपकी 90 तो अपॉन में स्पीड कितनी आएगी, यूजुअल स्पीड से फर्स्ट केस में ट्रेन चल रही है, ये हो जाएगा t1। और सेकंड केस में t2 आपका कैसे आएगा, 90 अपॉन x प्लस सेकंड केस में स्पीड कितनी होगी है 15 किलोमीटर ज्यादा, तो x में क्या होगा 15 ऐड होगा। तो आप देखोगे इन दोनों टाइम का डिफरेंस आपका क्या होगा 30 मिनट्स। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 30 को आप कैसे लिख सकते हो, हाफ किलोमीटर पर हाफ आवर भी लिख सकते हो। तो 30 मिनट्स को आप कैसे लिख सकते हो, हाफ एन आवर भी लिख सकते हो। कैसे, ये देखो 30 क्या हो जाएगा मिनट्स है ये, तो जब आप इसको आवर्स में कन्वर्ट करोगे तो 30 अपॉन 60 ये कट गया और ये क्या हो गया 1/2 आवर, हाफ एन आवर हो गया। तो ऐसे ही हमने ये किया और t1 टाइम पहले होगा बिकॉज ये जो वैल्यू है क्या होगी, बड़ी होगी, ये वैल्यू छोटी होगी। इसको आप ऐसे एग्जांपल लेके देख सकते हो, जैसे मैंने 90 को 1 से डिवाइड किया और सेकंड केस में 90 को 1 + 1 से डिवाइड किया। तो अगर इसका आपको x माने तो ये आपका क्या हो जाएगा x + 1। अगर डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू है तो ये वैल्यू क्या आएगी, कुल मिला के पूरी की पूरी बड़ी होगी, क्योंकि इस केस में 90/1 का आंसर क्या होगा 90, और जबकि 90/1 + 1 इट मीन 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर यहाँ पर क्या आएगा 45। तो अगर डिनोमिनेटर में वैल्यू बड़ी है तो उस केस में आपका पूरी की पूरी टर्म क्या आएगी छोटी, और डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू छोटी है तो उस केस में पूरी की पूरी टर्म क्या आएगी आपकी बड़ी। तो इसलिए हम यहाँ पर t1 पहले लिखेंगे जो कि 90/x है और t2 बाद में लिखेंगे जो कि 90/x + 15 इज इक्वल टू 1/2। तो 90 हम कॉमन ले लेंगे और इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x + 15 माइनस का, और ये x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आ जाएगा x + 15 1/2। तो यहाँ पर आप देखोगे x से x कट गया और 90 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। तो 90 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटू 15 ये हमारा अंदर की साइड रह गया, और ऐसे ही 1 को आप इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 × x + 15। तो फर्दर जब इसको आप यहाँ पर सोल्व करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे ये यहाँ पर सोल्व करने पर ये हो जाएगा, इधर 2 है ना, इधर 90 × 2 तो 15 × 2 = 30 और ये आपका 2700 हो जाएगा। 2700 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 15x। तो जब आप इसको 2700 को आप क्या ले जाओगे, यहाँ पर राइट साइड ले जाओगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम टर्म का साइड चेंज करते हो तो साइन हमेशा चेंज हो जाता है। यहाँ पर प्लस का 2700 था, जब उधर की साइड चल गया तो माइनस का 2700 हो गया। तो इसको जब आप फर्दर सोल्व करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हो, माइनस बी प्लस माइनस जो कि रूट्स निकालने के लिए होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अपॉन 2 है। तो बी यहाँ पर देखोगे एक्स का कोफिशिएंट है, जो कि एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है 15। ऐसे ही आप ए देखोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है 1, और सी क्या है आपका कांस्टेंट टर्म जो कि क्या है माइनस का 2700। साइन के साथ लिखोगे माइनस का 2700। ये सारी की सारी वैल्यू जब इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो यहाँ पर माइनस 15, ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस का 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू है माइनस का 2700, अपॉन में 2, ए की वैल्यू क्या है 1। इसको फर्दर जब आप सोल्व करोगे यहाँ पर, ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए। एक बार हम क्या करते हैं, माइनस का बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लेंगे, एक बार माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a लेंगे। तो ये सारा का सारा हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है कि कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर किसी को नहीं आता तो लास्ट वीडियो जाके देखे, फिर ये देखे, पूरा अच्छे से सब कुछ समझ आएगा। बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री 2 होती है, तो इसके मैक्सिमम 2 रियल रूट्स हो सकते हैं, इससे ज्यादा कभी नहीं होंगे। कभी भी किसी इक्वेशन के रूट्स उसकी डिग्री से ज्यादा कम, उसकी डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकते। तो माइनस 15 जब आप इसको सोल्व करोगे तो 15 स्क्वायर होता है 225, और ये हो जाएगा यहाँ पर 0 0, और ये 8 आ जाएगा, और ये 4 2 जा 8, और ये 10 आ जाएगा, और अपॉन में 2 into 1 आपका ये आ जाएगा। इसके बाद फर्दर जब आप सोल्व करोगे तो माइनस का 15 प्लस माइनस जब 1008 ये 10,800 से 225 जब ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा ये 25011 अपॉन 2। तो आप देखोगे, अब देखो जिसको स्क्वायर रूट आता है उसके लिए तो बढ़िया है, वो डायरेक्ट निकाल लेगा, पर अगर स्क्वायर रूट आए ना आए वो कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर एक और भी मेथड है जिससे आप निकाल सकते हो, तो वो देखो आप कैसे यूज करोगे। अब ये किसके अराउंड है, राउंड फिगर में देखो ये वैल्यू किसके अराउंड दे रखी है, 11,025 है, किसके अराउंड होगी 10,000 के अराउंड। तो 10,000 के अराउंड सबसे पहला नंबर क्या आता है, आप हमेशा राउंड फिगर देखोगे, 100 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपका क्या आता है, ऑब्वियसली 10,000 ही आएगा। अब देखो 5 यूनिट डिजिट में कब आएगा, 5 यूनिट डिजिट मतलब जो आप पीछे से काउंट करते हो कोई नंबर, ये जैसे मैंने 275 कहा तो ये 1 डिजिट होता है, ये 7 होगा 10th डिजिट, ये 100 डिजिट, फिर 1000 10,000 इस टाइप से आगे डिजिट्स चलते रहते हैं। तो 5 कब आता है यूनिट डिजिट में, जब कोई नंबर लास्ट में क्या हो, किसी नंबर का लास्ट डिजिट 5 ही हो। तो 100 के अराउंड कब आएगा 5, जब 105 को आप 105 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर करके देख लो 25 5 ये 0 0 आ गया, और ये आपका हो गया 105 11025 यही आएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस का 15 प्लस माइनस 105, यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 105 अपॉन 2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्पीड कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इस केस में आप ये एक ही केस लोगे, माइनस का 15 प्लस का 105 अपॉन 2। बिकॉज स्पीड ऐसे तो नहीं हो सकती कि नेगेटिव होगी, इसलिए हमने फर्स्ट केस ही ले रहे हैं माइनस का 15 प्लस का 105 अपॉन 2, सेकेंड केस नहीं ले रहे माइनस का 15 माइनस का 105 2, बिकॉज स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो इस केस में आपका आंसर आ जाएगा 90 अपॉन 2 और 45 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का, कॉपी कर लो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी के बाद इसके रिगार्डिंग कई क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये आपका आई थिंक 2026 में ही क्वेश्चन आया हुआ है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद आप देखोगे सेम इसी तरीके का क्वेश्चन आपका 2025 2024 सभी पेपर्स में आया हुआ है। तो कुछ नहीं करना, जस्ट आपको गिवन स्टेटमेंट से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी आनी चाहिए, और जो बड़ी टर्म होगी वो पहले लिखना। अगर सब्ट्रैक्शन का केस है, डिफरेंस हम लेके चल रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, और जो
बड़ी रकम है वो पहले लिखना है, जो छोटी वैल्यू है उसको बाद में लिखना है, सो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिले। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग 2 क्वेश्चंस है, बट दोनों ही सेम ही टाइप सेम ही मेथड से होंगे, जस्ट स्टेटमेंट आपका डिफरेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है यहां पर आपके ए पर्सन ऑन टूर हैज ₹5400 फॉर हिज एक्सपेंसेस, देन इफ ही एक्सटेंड हिज टूर, अगर उसने अपना टूर क्या कर लिया, एक्सटेंड कर लिया फॉर 5 डेज 5 दिनों के लिए, देन ही हैड टू कट डाउन, ऑब्वियसली उसको क्या करना पड़ेगा, अपना डेली एक्सपेंसेस क्या करना पड़ेगा, कट डाउन करना पड़ेगा, डेली एक्सपेंसेस बाय ₹180, मतलब 180 रुपीज क्या करने पड़ेंगे, डेली के कम करना पड़ेगा अगर उसको सेम अमाउंट ही एक्सपेंड करना हो, मतलब 5400 ही एक्सपेंड करना चाहता है, तो ऑब्वियसली आपको क्या निकालनी है, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर एंड डेली एक्सपेंसेस। ट्राई करो, फिर देखते हैं हम ये क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है, सेम जैसे हमने किया है हर बार की तरह वैसे ही होगा, कुछ भी नहीं पड़ा इस क्वेश्चन के अंदर। तो आप यहाँ पर देखोगे पर्सन ने कितने मतलब वो कहीं घूमने गया तो उसको टोटल कितना स्पेंड करना है, कितना खर्चा करना है, 5400 रुपीज का उसको खर्चा करना है, बट वो चाहता है थोड़े दिन और वहाँ और बिताना चाहता है 5 डे, तो उस केस में ऑब्वियसली पैसे उसको उतने ही खर्च करने हैं 5400, तो उस केस में ऑब्वियसली उसको अपना डेली एक्सपेंसेस क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा, और कितना कट करना पड़ेगा, 180 रुपीज से उसको कट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो उस केस में ऑब्वियसली ड्यूरेशन कितने दिन उसने टूर पर बिताए, ओरिजिनल ड्यूरेशन था वो कितने दिन का था, मतलब जिसके लिए वो गया था कितने दिनों के लिए वहां पर गया था और कितने एक्सपेंसेस था डेली का, क्योंकि बाद में तो उसने अपना टूर एक्सटेंड कर दिया, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या था वो निकालना है। तो जो आपसे पूछा ऑब्वियसली वही आप यहाँ पर क्या कर लोगे, एज्यूम कर लोगे। लेट्स एज्यूम यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ टूर इज इक्वल टू, ओरिजिनल ड्यूरेशन है आपकी ये टूर की, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर आपका मान लो x डेज है, और डेली एक्सपेंसेस क्या हो जो स्टार्टिंग में थे, डेली एक्सपेंसेस है आपका y रुपीज, y मान लो आप। तो उस केस में आप देखोगे, अब देखो मैंने कहा डेली एक्सपेंसेस है y और x डेज के लिए गया, तो टोटल एक्सपेंसेस क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंसेस आपका हो जाएगा पर डे के लिए y है और x डेज उसने बताया तो xy हो जाएगा। अब आपका टोटल एक्सपेंसेस दे कितना रखा है, जो उसको खर्चा करना था 5400 का कर दे रखा है यहाँ पर, या आप आगे लिख लो एक्स वाई इज इक्वल टू 5400, तो उस केस में y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप x भी ले सकते हो, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5400 अपॉन x, ये आ जाएगा आपके पास। अब आपका सेकंड केस क्या है, अगर उसने अपना टूर एक्सटेंड कर लिया 5 डेज के लिए, तो डेज कहाँ पर है, हमने लिखे थे x डेज थे, तो x की जगह क्या हो जाएंगे x प्लस 5 डेज हो जाएंगे, और डेली एक्सपेंसेस आपको उसने क्या कर लिया, कट कर लिया कितना 180 रुपीज, तो एक्चुअल में जो डेली एक्सपेंसेस था वो y था, उससे 180 रुपये कम कर लिए तो माइनस का 180, बट एक्चुअल में उसको कितने खर्च करने थे 5400 करने थे ऑब्वियसली, तो यही होगा, क्योंकि ये तो है नहीं पैसे पहले भी सेम थे बाद में भी सेम थे, इसलिए अगर टूर एक्सटेंड कर लिया तो पैसे कम कर लिए, अगर टूर के डेज कम कर लेता तो उस केस में डेली एक्सपेंसेस वो अपना बढ़ा सकता था, तो इसलिए अब यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन ही होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे y की जगह ये रखोगे 5400 अपॉन x, बिकॉज आप
इस तरीके से यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते तो y की वैल्यू क्या करोगे, इस तरीके से यहाँ पर ले आओगे तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 5400 अपॉन x माइनस 180 इज इक्वल टू 5400। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इस पूरी यहाँ पर एक्सप्रेशन को इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी फर्स्ट टर्म है x को इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा 5400 अपॉन x माइनस 180 और फिर प्लस 5 को इस पूरी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका आ जाएगा यहाँ पर 5400 अपॉन x माइनस 180 इज इक्वल टू 5400। अब आप इसको अंदर जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5400 और यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का 180x और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस का 5 इंटू 5400 अपॉन x और ये आ जाएगा माइनस का 5 इंटू 180 और ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 5400। तो आप इसको जब फर्दर सोल्व करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे 5400 से 5400 कट गए और आपका 180 यहाँ पर कॉमन आ रहा है, ये देखो 180 जब आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे रह जाएगा माइनस का x और ये यहाँ पर 5 अपॉन x और 18 3 जा 54 होता है तो ये आ गया 30 और ये यहाँ पर आ गया माइनस का 50 इज इक्वल टू 0, ये इससे कट गया और 180 हमने कॉमन ले लिया। तो जब 0 को 180 से डिवाइड करेंगे, 0 को जब किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा 0 ही आता है, तो माइनस x प्लस का 5 अपॉन x इंटू 30 माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास यहाँ पर इक्वेशन आ गई, 0 को 180 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ गया, तो इसलिए इसको इसके नीचे ले गए। अब यहाँ पर अब फर्दर एलसीएम लेंगे तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का ये 5 इंटू 30 कितना हो जाएगा 150 और x को माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको फर्दर क्या करो, x स्क्वायर की टर्म को यहाँ पर पॉजिटिव कर लो तो थोड़ा इजी हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस का 150 x स्क्वायर इस तरीके से लिख लो, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस का कॉमन ले लिया और ये 5x क्या हो जाएगा प्लस का 5x हो जाएगा और 150 क्या हो जाएगा माइनस का 150 हो जाएगा इज इक्वल टू। ऐसे ही 0 का जो माइनस के अपॉन में जाएगा तो ऑब्वियसली वहां पर क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो माइनस का 150। तो आप यहाँ पर देखोगे, अभी ये देखो मेरे को फैक्टराइजेशन इजीली आ रहा है तो मैं फैक्टराइजेशन मेथड से भी क्या कर सकती हूँ। इसमें क्या है कांस्टेंट टर्म 150 और 150 के साथ की कौन सा साइन है माइनस, इट मीन्स आपकी मिडल टर्म जो कि क्या 5x है उसको ऐसे स्प्लिट करना है कि आपका मल्टीप्लीकेशन करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म के क्या हो जाए मल्टीप्लीकेशन के बराबर आ जाए। फर्स्ट टर्म क्या है आपकी x स्क्वायर कांस्टेंट टर्म, इट मीन्स लास्ट टर्म क्या है तो माइनस 150 x स्क्वायर आपका मल्टीप्लीकेशन पर आ जाए, मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करना है और सब्सट्रैक्शन करने पर आपको क्या मिले प्लस का 5x मिले, बिकॉज आपका कांस्टेंट टर्म के साथ क्या है माइनस का साइन है तो इट मीन्स माइनस करके मिडिल टर्म आपकी क्या आनी चाहिए ऐसे ब्रेक करने हैं कि माइनस करने पर प्लस का 5x मिले और उन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लीकेशन करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लीकेशन के बराबर हो, इट मीन माइनस 150 x स्क्वायर हो। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे प्लस का 15x माइनस का 10x जब करोगे तो ये क्या बनेगा एक्चुअल में, ये पूरी की पूरी क्या बनेगी टर्म्स, इन दोनों टर्म्स को मिला के प्लस का 5x ही रखो, प्लस के 15 से माइनस के 10 को जब माइनस करोगे माइनस का 10 करोगे तो उस केस में क्या आएगा प्लस के 15 से जब माइनस का 10 करोगे तो उस केस में क्या आएगा प्लस का 5x, ये देखो यही आ रही है। और जब इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आएगा माइनस का 150 x स्क्वायर। तो इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन करते हैं, फिर भी किसी को अच्छे से समझना है तो हमने प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, अब इन दोनों टर्म में कॉमन क्या दो दो की पेयरिंग कर लेते हैं, x कॉमन आएगा और अंदर क्या रह जाएगा, जब x स्क्वायर को x से डिवाइड करोगे तो x रह जाएगा और ऐसे ही 15x को जब आप x से डिवाइड करोगे तो आपका 15 रह गया। ऐसे ही अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है 10 कॉमन है और अंदर की साइड क्या आ जाएगा x आ जाएगा और 150 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो उस केस में क्या आ जाएगा आपका प्लस का 15 आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या लिया माइनस का 10 कॉमन लिया है। तो आप देखोगे कॉमन लेने का मतलब क्या है, जो चीज हमने कॉमन ली है ना उसको फर्दर नंबर से क्या कर दो डिवाइड कर दो और जो आपका कोसेंट आएगा वही आपका क्या होगा अंदर की साइड पार्ट लिखा जाएगा। तो ये सारी की सारी जो
ट्रिक्स है या जो भी चीजें यहाँ पर यूज हो रही है वो हम सारी की सारी प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर रखे हैं, वहां पे जाके आप देख लेना। तो ये और ये जो ब्रैकेट में चीज है हमेशा सेम रहनी चाहिए। यहाँ पर भी x+15 है, यहाँ पर भी x+15 है, इसको एक बार लिखोगे। दूसरा क्या होगा, जो रिमेनिंग पार्ट है x देन क्या माइनस का 10, इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो इसका मीनिंग क्या होगा, x+15 इज इक्वल टू 0। इट मीन x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 15। x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इट मीन x माइनस का 10 है, जो उधर की साइड जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टूर है ऑब्वियसली जो डेज है वो माइनस के तो हो नहीं सकते, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो आप यहाँ पर पुट कर दो इस इक्वेशन के अंदर, पुट x इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन को हम इक्यू लिख कर ऊपर एन लगाते हैं और फिर इस टाइप से 1 देते हैं। तो यहाँ पर हमने नेमिंग कर दी 1 की। अब यहाँ पर आप y की वैल्यू इट मीन डेली एक्सपेंसेस निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 5400 अपॉन x, तो 5400 अपॉन 10, तो मतलब डेली एक्सपेंसेस क्या आ गया आपका, ₹540। ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर डेली एक्सपेंसेस आ गया। तो ये आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन हो गया। सोल्व कर लो, कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। और इसके बाद जो एक और क्वेश्चन है सेम इसी टाइप का है, जस्ट स्टेटमेंट डिफरेंट है, तो वो क्वेश्चन आपको खुद सोल्व करना है, हम नहीं करेंगे यहाँ पर सोल्व। बिल्कुल इसी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जस्ट क्या दे रखा है, एक कपड़े का पीस है, उसके रिगार्डिंग बात कर रखी है। तो क्वेश्चन आपका टोटल कॉस्ट ऑफ सर्टेन पीस ऑफ क्लॉथ वॉज ₹2100। उसके बाद ड्यूरिंग सेल के टाइम, बट सेल में जब वो निकाल रहे हैं तो उस केस में द शॉपकीपर ऑफर्ड उसने ऑफर किया 2 मीटर एक्स्ट्रा क्लॉथ फॉर फ्री में देने के लिए, thus reducing the price per meter by ₹120। तो ऑब्वियसली आपको क्या निकालनी है, पर मीटर प्राइस ऑफ क्लॉथ और इस लेंथ, पर मीटर प्राइस ऑफ क्लॉथ एंड लेंथ निकालनी है। तो सेम जो हमने अभी क्वेश्चन किया था, जस्ट स्टेटमेंट डिफरेंट है। ऐसा ही होता है जब सेल में लोग चीजें निकालते हैं, जस्ट स्टेटमेंट डिफरेंट है। फिर भी मैं आपको इक्वेशन थोड़ा सा बना के बता देती हूँ, फर्दर क्वेश्चन आपको खुद ही सोल्व करना है। टोटल यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, पर मीटर प्राइस पूछा है क्लॉथ की और लेंथ पूछी है। तो हम क्या मान लेते हैं, लेंथ ऑफ क्लॉथ है ये आपकी इधर x मीटर मान लेते हैं, और उसके बाद प्राइस क्या है, इज इक्वल टू y ₹y पर मीटर। इस तरीके से भी लिख सकते हो। यह अपॉन में हमका मतलब क्या है, या आप ऐसे लिख लो y रुपीज पर मीटर। ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, या फिर आप कैसे भी लिख सकते हो। पर मीटर प्राइस लिखना है तो जैसे पूछा है वैसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे लिख लो। पर मीटर प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिख लो ₹y।
ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो। जो आपसे पूछा हमेशा उन्हीं चीज़ों को मानते हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं ये चीज़ें। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख लो, लेट्स एज्यूम। तो ये हमने मान लिया। तो टोटल कॉस्ट क्या है इसकी, अगर पर मीटर प्राइस इतनी है और टोटल एक्स मीटर है तो कितनी आ जाएगी यहाँ पर, ये आ जाएगा। तो इसको फर्दर जब आप सोल्व करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे y की वैल्यू निकाल लेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाली थी। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड केस क्या दे रखा है कि सेल टाइम में उसने क्या किया, 2 मीटर एक्स्ट्रा क्लॉथ दे दिया फ्री, उसके कोई पैसे नहीं लगाए। तो आपके पास लेंथ क्या थी क्लॉथ की, पहले x मीटर दे रहा था पर बाद में वो 2 मीटर एक्स्ट्रा दे रहा था तो x+2 हो गया। बट प्राइस उसने क्या किया उस टाइम, घटा दी पर मीटर की। तो पहले प्राइस क्या थी y, बाद में क्या होगी माइनस का 120 हो जाएगा। बट एक्चुअल में क्या थी, जो टोटल कॉस्ट थी उस पीस की कितनी थी, यहाँ पर 2100 रुपीज ही थी। यही होगी ना। अगर मैंने कहा कि पर मीटर की इतनी प्राइस है तो टोटल लेंथ क्लॉथ की इतनी है, तो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, कॉस्ट एक्स वाई आ जाएगी, जो कि क्या होगी 2100। तो बाद में वो क्या क्या कर रहा है यहाँ पर क्या कर रहा है, कपड़े की लेंथ लोगों को 2 मीटर ज्यादा दे रहा है फ्री में, और उस केस में क्या कर रहा है, प्राइस को रिड्यूस कर रहा है यहाँ पर। तो उस केस में पर मीटर क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है प्राइस को। तो ऑब्वियसली क्या रहेगी, कॉस्ट सेम ही रहेगी 2100। अब इसको आप फर्दर जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था वैसे ही करना, आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं है बच्चों, एक बार फिर से समझो। देखो यहाँ पर टोटल लेंथ क्या थी, कपड़ा कितने मीटर था, x मीटर था, और प्राइस क्या थी पर मीटर y रुपीज थी। तो उसने क्या किया, तो उस केस में क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट कितनी होगी कपड़े की, xy हो जाएगी, क्योंकि पर मीटर कॉस्ट इतनी है, टोटल इतना है, तो xy इक्वल टू 2100। अब उसने सेल में क्या किया, 2 मीटर कपड़ा लोगों को फ्री देना स्टार्ट कर दिया, बट कॉस्ट यहाँ पर प्राइस क्या रखनी है, सेम रखनी है, भी लोगों को उतने में ही दे रहा है। तो उस केस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, पर मीटर प्राइस क्या करा उसने, रिड्यूस कर दिया 120 रुपीज, तो y माइनस 120 हो जाएगा ना, प्राइस रिड्यूस कर रहा है। ये देखो 2 मीटर एक्स्ट्रा क्लॉथ फॉर फ्री, फ्री का मतलब क्या है, यहाँ पर x+2 आ रहा है, देन रिड्यूसिंग द प्राइस पर मीटर बाय रुपीज 120 पर मीटर प्राइस क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर टोटल कॉस्ट क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। अगर लेंथ बढ़ा दी कपड़े की तो ऑब्वियसली प्राइस क्या कर दी, कम कर दी, तो ये चीज सेम ही रहेगी 2100। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया वैसे ही सेम सॉल्व होगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्दर आप खुद सॉल्व करना। इसके बाद जो हम क्वेश्चन देखते हैं इसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है। जब हम अपस्ट्रीम की बात करते हैं तो पहले तो आप देखो कि होता क्या है, जब हम कहते हैं बोट चल रही है पानी में, अगर वो क्या है पानी की डायरेक्शन में है तो उसे हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम, और अगर वो पानी की अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो उसे हम बोलेंगे अपस्ट्रीम। अब देखो पानी की अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी तो ऑब्वियसली उस केस में क्या हो जाएगी, स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, ऑब्वियसली होगी। दोनों पानी अलग डायरेक्शन में चल रहा है, बोट अलग डायरेक्शन में चल रही है। और जबकि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में चले तो उस केस में स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और बोट जल्दी उस जर्नी को, सेम जर्नी को जल्दी कवर कर लेगी। रो ए बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर मतलब जब पानी रुका हुआ है, तो उस केस में वो एक्चुअल में है क्या, बोट की स्पीड है एट स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। ही फेरीज टूरिस्ट, फेरी चलती तो है यहाँ पर कोलकाता वगैरह की साइड में चलती है, और भी कहीं चलती होनी, मुझे इतना नहीं पता, बट आई थिंक श्योर नहीं हूँ, कोलकाता में तो चलती ही है। अप स्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर्स। तो ऑब्वियसली आपको क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, बिकॉज बोट की स्पीड तो यहाँ पर दे ही रखी है 12 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर आप देखोगे आपका क्या केस बनेगा, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जैसे आपका पानी है और एक ऐसी बोट चल रही है, अगर पानी की डायरेक्शन आपकी इस साइड है, वाटर मैंने लिख दिया, और बोट आपकी ये है
मैं कह दूँ ये आपकी बोट है, अगर बोट की डायरेक्शन वाटर की डायरेक्शन में ही है तो हम बोलेंगे ये होगा डाउन स्ट्रीम, बिकॉज इसकी प्लस इसकी दोनों की स्पीड बन जाएगी। पानी क्या कर रहा है, बोट को आगे कर रहा है और बोट आगे जा ही रही है, खुद भी फोर्स लगा रही है, तो उस केस में स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे इस केस को डाउन स्ट्रीम। और जब बोट की स्पीड वाटर की स्पीड के अपोजिट होगी, अगर बोट, मैंने कहा ये कुछ केस बने इस टाइप में हो गया और बोट ऐसे चल रही है और वाटर कैसे चल रहा है, वाटर ऐसे चल रहा है, तो इस केस में मैं क्या कहूंगी, पानी ऐसे चल रहा है बोट ऐसे चल रही है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, पानी के अपोजिट डायरेक्शन में बोट चल रही है, तो यहाँ पर क्या होगी, इस केस में स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, तो इस केस को हम बोलेंगे अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम बोलेंगे, स्ट्रीम मतलब जो पानी की लहरें है, धारा। तो अपस्ट्रीम जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तब क्या होगी, एक पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, आप कभी भी खुद भी देख लेना, जब कभी भी हम करते हैं जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में अगर बोट जाती है तो उस केस में क्या होती है, स्पीड ज्यादा होती है बोट की, और जब पानी के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, बिकॉज ये ऐसे जा रही है ये ऐसे जा रहा है, तो उस केस में क्या हो जाएगी, जो बोट की स्पीड है कि पानी इसको आगे की साइड खींच रहा है, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो आपकी नेट स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और इस केस में पानी भी आगे जा रहा है और बोट को आगे खींच रहा है, बोट तो खुद तो ऑब्वियसली फोर्स लगा ही रहे हैं जो लोग इसके अंदर बैठे हैं, तो उस केस में नेट स्पीड इंक्रीज हो जाएगी डाउन स्ट्रीम के केस में। और जबकि अप स्ट्रीम, जबकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो, तो उस केस में आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं, यहाँ पर आपसे पूछा है, बिकॉज यहाँ पर एक बात और यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि बोट की स्पीड स्टिल वाटर में है, स्टिल वाटर मतलब पानी रुका हुआ है, तो उस केस में किसकी स्पीड है, वो किसकी स्पीड हम कंसीडर कर रहे हैं, बोट की स्पीड ही होगी, क्योंकि पानी तो चल ही नहीं रहा है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, स्टिल होता है स्थिर, जब पानी रुका हुआ है, तो जब भी स्टिल वाटर में कोई भी स्पीड देगी तो इट मीन्स वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी, क्योंकि पानी तो वहां पर चल ही नहीं रहा है, ना सेम डायरेक्शन में ना अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे बोट स्पीड इज इक्वल टू 12 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताओ, हम ये केस ले रहे हैं अपस्ट्रीम का, अगर बोट की स्पीड पानी की स्पीड से कम होगी तो ऑब्वियसली बोट चलेगी नहीं, वो डूबी जाएगी, तो ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमेशा बोट की स्पीड हमेशा वाटर की स्पीड से इन केसेस में हमेशा ज्यादा होगी, तभी तो बोट चलेगी। डुबा के हमें क्या करना, कोई क्वेश्चन क्या, डूब जाएगी बोट, उस केस में तो हमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करनी, हमें कब करनी है, जब बोट चल रही है। तो हमेशा बोट की स्पीड या जो भी ऑब्जेक्ट फ्लोट हो रहा है पानी के ऊपर, उसकी स्पीड हमेशा ज्यादा होनी चाहिए वाटर की स्पीड से। तो बोट की स्पीड आपको 12 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, और इसके अलावा हम स्ट्रीम की स्पीड को यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, स्ट्रीम स्पीड, इसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, बिकॉज किलोमीटर पर आवर में दे रखी है तो किलोमीटर पर आवर में आपको मान लिया। अब आपको क्या दे रखा है, अप स्ट्रीम में क्या है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम जाती है, अप स्ट्रीम जाती है 15 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम जाती है 18 किलोमीटर, और टोटल टाइम लेती है इस केस में बोट 3 आवर। तो जब हम अप स्ट्रीम का केस बनाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या आप ऐसे लिख दो फॉर अप स्ट्रीम, चलना कंफ्यूज हो जाओ, फॉर अप स्ट्रीम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम होती है। तो मैंने क्या कहा था, टाइम को हमेशा क्या करना है, राइट साइड रखना है, तो आप टाइम के रिस्पेक्ट में ही रख लो, टाइम इज इक्वल टू, जो कि यहाँ पर क्या है t1 है, तो वो आपका आ जाएगा इधर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आपका यहाँ पर t1 आ जाएगा। डिस्टेंस कितनी अपस्ट्रीम में कर रहा है, 15 किलोमीटर, स्पीड कितनी है अपस्ट्रीम में, बोट की स्पीड क्या है 12, अब माइनस होगा स्ट्रीम में प्लस होगा, स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, अपोजिट होगी, इसलिए क्या हो जाएगी, नेट स्पीड रिड्यूस हो जाएगी, इसलिए 12 माइनस एक्स लिखा। अब डाउन स्ट्रीम के लिए क्या होगा यहाँ पर केस, जब हम डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो इस केस में आ जाएगा टाइम t2 इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितनी दी हुई है 18 किलोमीटर, बोट की स्पीड की है 12, डाउन स्ट्रीम में अब ये केस चलेगा दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, बोट की ये और वाटर की क्या हमने एक्स मानी है तो वो इसके साथ ऐड हो जाएगी। अब ये बताओ
कौन सी क्वांटिटी बड़ी होगी कौन सी छोटी होगी? यहाँ पर क्या आ रहा है 12 माइनस एक्स है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। तो आपका आ जाएगा T1 माइनस T2। यहाँ पे तो वैसे भी टोटल करना है, माइनस करना ही नहीं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पहले लिखते हो कोई भी बाद में लिख दो। तो T1 आपका क्या आ गया, क्या पता ये हो सकता है, तो 15/12 माइनस एक्स प्लस 18/12 प्लस एक्स। टोटल टाइम कितना लग रहा है 3 आवर्स। तो ये आपका क्या है टोटल टाइम है यहाँ पर। तो हमेशा एक बात याद रखना, जब भी आपका आंसर आए बोट की स्पीड या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो वाटर पे क्या कर रहा है फ्लोट कर रहा है, तो उस केस में या आप वहां पर स्विम कर रहे हो तो आप हमेशा स्पीड क्या आएगी, हमेशा ज्यादा आएगी वाटर से। अगर कम आ रही है तो आपका आंसर गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जब 3 कॉमन लेंगे तो ये देखो 3 कॉमन ले लो, यहाँ पर रह गया 5 12 माइनस एक्स 3 6 18 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 3 से ये 3 कट गया। अब इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कैसे लोगे, यहाँ पर 12 माइनस एक्स है 12 प्लस एक्स नहीं है, तो ये आ गया 12 प्लस एक्स है। ऐसे ही 6 के साथ क्या है अपॉन में 12 प्लस एक्स है 12 माइनस एक्स नहीं है, तो 12 माइनस एक्स अपॉन में क्या आ जाएगा 12 माइनस एक्स 12 प्लस एक्स 3 से 3 कट गया, यहाँ पर 1 रह गया था। अब इसको फर्दर आप जब सोल्व करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे 12 इंटू 5 प्लस 12 इंटू 6 ये, और ये आ गया 5x और ये आ गया माइनस का 6x 5x माइनस का 6x। और ये वाली टर्म है जो इन दोनों को जो हम राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस एक्स 12 प्लस एक्स। तो इसमें आ जाएगा आपका यहाँ पर देखो 12, यहाँ पर 12 इंटू 5 और 12 इंटू 6 क्या हो जाएगा टोटल 12 कॉमन आ जाएगा, 5 प्लस 6 क्या आ गया इंटू 11 आ जाएगा, और ये माइनस का x आ जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 1 और x साथ में जो टर्म होती है। और यहाँ पर लग जाएगा a² माइनस b² की प्रॉपर्टी, जो कि क्या होती है ये आपको ब्रैकेट में लिखनी है, इवन एग्जाम में भी लिखनी है। a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। यहाँ पर आपका a क्या है 12 है, b क्या है x है, तो ये देखो यही सेम फॉर्म बन रही है। अगर आप कंपेयर करोगे 12 माइनस एक्स a माइनस बी 12 प्लस एक्स a प्लस बी, ये a b दोनों में सेम रहने चाहिए, तो a² माइनस b² इट मीन 12 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो इसको फर्दर जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 इंटू 11 माइनस का यहाँ पर x इज इक्वल टू 12 इंटू 12 माइनस का x²। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, बट इससे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो जब ये सारी टर्म यहाँ पर लेफ्ट साइड ले आओगे तो x² माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 12 इंटू 12 और ये है प्लस का 12 इंटू 11 और ये माइनस का x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x² और प्लस का 12 जब आप निकालोगे तो माइनस का 12 अंदर यहाँ पर रह जाएगा, 12 क्या कर लिया हमने कॉमन ले लिया, और ये प्लस का 11 यहाँ पर रह गया और माइनस का x इज इक्वल टू 0। 12 हमने कॉमन ले लिया, तो x² ये क्या आ जाएगा यहाँ पर -12 प्लस 11 क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, और -1 को जब 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12 माइनस का x इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस एक्स माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 आपका आ जाएगा। तो अब ये देखो डायरेक्ट फैक्टराइज हो रहा है, माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 यहाँ पर 3 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 4 कुल मिला के आपके पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -3 और प्लस का 4। अब -3 तो हो नहीं सकता बिकॉज आपकी स्पीड है वाटर की वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो पॉजिटिव स्पीड होगी, तो हम 4 आपका आंसर लेंगे। इस केस में आपकी वाटर की स्पीड क्या आ गई, इट मीन स्ट्रीम की स्पीड क्या आ गई वाटर की लहरों की, वो आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। ये आपके पास आपका करेक्ट आंसर होगा। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका परिमीटर और एरिया के रिगार्डिंग है स्क्वायर्स की। तो सभी को पता है स्क्वायर्स की परिमीटर क्या होती है। परिमीटर मतलब किसी भी फिगर की यहाँ पर जो हम आउटर बाउंड्री बोलते हैं उस बाउंड्री की टोटल लेंथ। तो जब हम स्क्वायर की बात करेंगे तो स्क्वायर में टोटल 4 साइड्स होते हैं, तो उन 4 साइड्स की लेंथ क्या होगी। अगर एक साइड की लेंथ ए है तो 4 साइड्स की क्या हो जाएगी 4a। इट मीन्स स्क्वायर की आपकी परिमीटर होती है 4a।
और इसके बाद जब हम स्क्वायर का एरिया बताते हैं तो हम क्या कहते हैं, लेंथ इंटू विड्थ, बिकॉज स्क्वायर में क्या होती है, लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होती है। तो इट मीन्स आपका एरिया क्या होता है स्क्वायर के केस में, ए, अगर मैंने बोल दिया स्क्वायर की साइड ए है तो उस केस में क्या होगी, लेंथ और विड्थ दोनों बराबर होती है, ए और ए ही होगी, लेंथ भी और विड्थ भी। तो उस केस में स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर हो जाएगा ऑब्वियसली। तो क्वेश्चन लिखो आप नेक्स्ट, द सम ऑफ एरियाज ऑफ, आई थिंक इसी टाइप का क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, ऑफ टू स्क्वायर्स इज 640, क्या पता यही हो। इफ द डिफरेंस देयर परिमीटर, डिफरेंस परिमीटर्स इज 64 मीटर, तो ऑब्वियसली आपको क्या निकालनी है, साइड्स ऑफ स्क्वायर्स, यही आपको निकालनी है। यहाँ पर ट्राई करो, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखोगे, सबसे पहले आपको गिवन क्या है, यहाँ पर आप मान लो साइड्स ऑफ स्क्वायर की हम बात कर रहे हैं, तो आप कह दो लेट्स एज्यूम, बिकॉज ये निकालनी है, साइड्स ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू एक्स मीटर और वाई मीटर आप मान लो। तो अब जब मैं परिमीटर की बात करूंगी तो आप क्या कहोगे, परिमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होती है, साइड, कितनी साइड्स होती है स्क्वायर के अंदर, ये एक स्क्वायर है, कितनी होती है 1 2 3 4, अगर मैं कहूँ ये एक्स है तो टोटल परिमीटर क्या हो जाएगी, एक्स 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 4x होगी, तो 4x होगी। फर्स्ट स्क्वायर की परिमीटर ऑफ स्क्वायर लिख लो, दोनों की इकट्ठी हो जाएगी ना, इसकी जिसकी एक्स साइड है उसकी 4x हो जाएगी, जिसकी वाई साइड है उसकी 4y हो जाएगी। अब दोनों का यहाँ पर क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है दोनों की परिमीटर का, तो 4x माइनस 4y हो जाएगा। मैंने 4 कॉमन ले लिया, मैं मान रही हूं कि x बड़ा है y से यहाँ पर, क्योंकि परिमीटर कभी नेगेटिव तो आ नहीं सकती, ये मैं एज्यूम कर रही हूँ x बड़ा है y से। तो इस केस में 4x पहले लिखा जाएगा माइनस 4y, और वो ऑब्वियसली पॉजिटिव आंसर होगा, तो 4 कॉमन आ गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 64। x माइनस 64 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो यह आपका आ जाएगा 24, क्योंकि 64/4 क्या हो जाएगा, अच्छा ये मैंने गलत लिख दिया, ये 16 आएगा इधर, ये आपके पास क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब सेकंड इक्वेशन में क्या कहा है, यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट क्या क्या है, देयर एरिया के स्क्वायर का सम क्या कहलाता है, दोनों स्क्वायर के एरियाज का सम क्या है, 640 स्क्वायर मीटर है। तो फर्स्ट हम आप ऐसे लिख लो, एरियाज ऑफ स्क्वायर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एरिया क्या होगा, जिसकी साइड एक्स है एक्स स्क्वायर, और जिसकी साइड वाई है उसका एरिया क्या होगा, वाई स्क्वायर। अब आप यहां पर क्या दे रखा है, एरियाज का एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर आपका 640 दे रखा है, तो आपका एरियाज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के सम दे रखा है, किसके बराबर, 640 के बराबर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। अब आप देखो आपके पास ना एक्स है ना वाई है, कुछ भी नहीं है, आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो इस केस में आप ये ऐसे करो, यहाँ पर इस वाली इक्वेशन की बाय इक्वेशन 1, जो कि आपको क्या दे रखी है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 16 है, दोनों साइड स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये मेथड हमेशा ध्यान देना है। अब आपका क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 256 होता है, 16 का स्क्वायर लिखना है, लिख लो 256। और यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज करी है, a माइनस बी, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग कर रहे हैं, तो एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। और यहाँ पर कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर,
जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये हमने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यहाँ पे यूज कर लिया है। ए आपका एक्स है, बी आपका वाई है, तो एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर इट मीन्स एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर इट मीन्स वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy माइनस का 2ab। इससे कंपेयर कर लो। प्रीवियस लास्ट वीडियो में आई थिंक हमने डिस्कस की हुई है सारी की सारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। जब हमने रूट्स निकाले थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तब आई थिंक डिस्कस करी थी, तो वहां पे जाके देख लेना अगर किसी को नहीं आती। अदरवाइज गूगल पे सर्च कर लेना एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, और नहीं बात लास्ट वीडियो जाके देखना, वहां पे मिल जाएगी प्रीवियस वीडियोज में। तो ये आपके पास हो गया। अब आप देखो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या है 640 इन इक्वेशन, किसमें पुट करोगे, इसमें, जो कि इक्वेशन 3 है। हाँ, इक्वेशन 3 में आप पुट करोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 640। जब इस इक्वेशन में पुट करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy इज इक्वल टू 256। ये क्या है 640 माइनस का 2xy इज इक्वल टू 256। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2xy को आप उधर ले जाओ, 2xy इज इक्वल टू, जब उधर चला जाएगा और 640 और 250 इधर आ जाएगा तो माइनस का 250। अब आप कहोगे मैम आप तो इधर की लाने की बात कर रहे हो, चीजों को ले जाओ इधर। लिख आप कैसे ही दो, बात तो एक ही। अगर मैं ऐसे लिख दूं 2xy इज इक्वल टू, मैंने कह दिया 640 माइनस 250 है, या 640 माइनस 250 इज इक्वल टू 2xy है, बात तो सेम ही है। ये भी 2xy के बराबर है और ये भी 2xy के बराबर, और सेम ही चीज लिखी हुई है। अब इसको इधर साइड लिखो, इसको इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, आप लेफ्ट राइट किसी भी साइड लिख दो। बस हमेशा क्या होनी चाहिए, वैल्यू सेम रहनी चाहिए वेरिएबल्स और कांस्टेंट की। यहाँ पर भी 2xy है, यहाँ पर भी 2xy है, यहाँ पर भी कांस्टेंट सेम है, यहाँ पर भी कांस्टेंट सेम है। तो मैं लेके जाने की बात उधर कर रही हूँ, बट मैंने लिखी इधर की साइड दिया, पर मैंने साइड तो चेंज करी है ना। ऑब्वियसली 2xy जब उधर जाएगा तो प्लस का 2xy हो जाएगा, और 250 जब इधर आएगा तो माइनस का 250 हो गया, क्योंकि साइड चेंज करेंगे इसलिए क्या हो गया, साइन भी चेंज होगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2xy इज इक्वल टू 640, आपका 250 यहाँ पर हो गया 9, और ये आ जाएगा 390। 2xy की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 390 आ गई। अब इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी, आपके पास x माइनस वाई एक इक्वेशन है, अगर x प्लस वाई और मिल जाए ना तो लीनियर इक्वेशन का यहाँ पर क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा, और आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देखो x प्लस वाई को आप ऐसे लिख सकते हो, x माइनस वाई की होल स्क्वायर। अब आप कहोगे मैम यहाँ पर तो आप प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो, माइनस नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर की साइड्स है, साइड्स कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकती, लेंथ कभी नेगेटिव, इसलिए x प्लस वाई की जो वैल्यू हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे, इसलिए हमने स्क्वायर रूट के आगे प्लस माइनस दोनों नहीं लगाए, ओनली प्लस साइन कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर मैं लिख दूं प्लस का 4xy। तो जब आप इसको खोलोगे यहाँ पर आपका क्या बनेगा, ये देखो, मैं x माइनस वाई की होल स्क्वायर प्लस 4xy को जब आप खोलोगे तो क्या करोगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy, और ये प्लस का क्या है 4xy, ये इससे कट जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4 माइनस का 2 क्या होगा, प्लस का 2xy हो जाएगा। और वेरिएबल तो हम सेम लिख देते हैं, वेरिएबल सेम होना चाहिए जब आप प्लस माइनस कुछ भी करो। तो यहाँ पर भी xy है, यहाँ पर भी xy, और ये क्या आ जाएगा, ये किसकी आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी की होल स्क्वायर की। तो x प्लस वाई की होल स्क्वायर आपका बन जाएगा, और जब इसका स्क्वायर रूट लोगे ना तो आपका क्या आ जाएगा, प्लस का xy आएगा। माइनस इसलिए नहीं लिखेंगे बिकॉज स्क्वायर की साइड है और लेंथ है, तो वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये x प्लस वाई इट मीन्स यही आ जाएगा। तो जब भी आपको कोई भी इक्वेशन x माइनस वाई दी हो और इस टाइप से क्वेश्चन आया हो, तो उस केस में x प्लस वाई हमेशा इसी फॉर्मूले से निकालोगे, x माइनस वाई की होल स्क्वायर प्लस का 4xy। तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई आपका आ जाएगा, x माइनस वाई की होल स्क्वायर क्या हो जाएगी, यहाँ पर 16 की स्क्वायर 256 होता है ये, और इसके बाद ये यहाँ पर मैंने 250 कर दिया ना, ये 256 था, तो ये सही करो, फिर यहाँ पर 640 आपका 256 हो जाएगा,
8 और ये हो जाएगा 384 हो जाएगा। तो इसको फर्दर जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस वाई की होल स्क्वायर, और ये 2xy की वैल्यू क्या है 384, तो 2 और अंदर क्या है 2xy जिसकी वैल्यू क्या है 384, तो ये आ जाएगा 16 इंटू 16 256, और ये आ जाएगा 8 16 और ये 7, तो 256 प्लस 768 आपके पास आ जाएगा 768 256 14 12 और ये 10 आ जाएगा 1024, और ये भी किसी ना किसी का स्क्वायर होता है। अब देख लो किससे, राउंड फिगर से मैंने कहा है हमेशा हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। 30 को 30 से करोगे क्या आएगा 900 के राउंड क्वेश्चन है। और 4 कब आता है, जब यूनिट डिजिट में आपका क्या हो, या तो 2 2 जा 4 आएगा, या फिर 8 8 हो। तो आप देखोगे 900 के अराउंड ही है, तो आप यहाँ पे 32 को 32 से मल्टीप्लाई करके देखना जरा, 4 6 6 9 2 4, हाँ ये आ गया। देखो अब मुझे पता कैसे चला, पहले तो मैंने 1000 के अराउंड नंबर देख लिए जिन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके मेरा 1000 ही आ जाए, तो वो क्या आएगा 30 इंटू 30। अब यूनिट डिजिट में को 4 चाहिए तो वो क्या होता है, या तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, या 8 को 8 से, 8 8 या क्या होता है 64, तो 4 आ जाएगा, या 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं। इसके अलावा कोई भी 1 डिजिट हो वो वहां पे हमें 4 नहीं देगा, तो इसलिए बिकॉज 1000 के अराउंड ही है तो ऑब्वियसली 32 ही होगा। तो x प्लस वाई आपका क्या आ जाएगा, प्लस का 32 ही लेंगे बिकॉज साइड है, तो ये आपके पास x प्लस वाई का 32 आ गया, और x माइनस वाई क्या है 16 है। तो ये क्या बन गया, आपको दो पेयर बन गए यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस के। ये उतार लेना, जब आप x प्लस वाई को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो इसको जब आप फर्दर सोल्व करोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका 16 था 32, x माइनस वाई आपका क्या है 16, दोनों को ऐड करोगे तो ये यहाँ पर कौन सी इक्वेशन थी, ये थी आई थिंक, कौन सी इक्वेशन थी, ये 1 थी, और इसको मान लेते हैं ये 3 होगी, इसको 4 मान लो, ये 4 और ये 1, तो 1 प्लस 4 को जब ऐड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2, प्लस का y माइनस के y से कट जाएगा, और x प्लस x क्या हो जाएगी 2x, 32 प्लस 16 क्या हो जाएंगे 48, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24। अगर x की वैल्यू 24 आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो इक्वेशन 1 के x माइनस वाई इज इक्वल टू 16, 24 माइनस वाई इज इक्वल टू 16, वाई को उधर ले जाओगे प्लस का हो जाएगा 24 माइनस 16, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8, वाई की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 8 आ गई, तो ये आपके पास आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इट मीन्स एक स्क्वायर की साइड है 24 और दूसरे स्क्वायर की साइड है 8, ये आपके पास आंसर आ गया। कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम तो इसमें जब फर्दर आप देखोगे क्वेश्चन, एक ट्रेन के रिगार्डिंग ही क्वेश्चन है और आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है आई थिंक, ये क्वेश्चन भी आपको खुद सोल्व करना है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका राइट एंगल ट्राइंगल के रिगार्डिंग है। तो राइट, सबसे पहले ट्राइंगल क्या होता है, ट्राई मीन्स 3 जिस, और एंगल मीन्स एंगल्स, तो ऑब्वियसली जिसमें 3 एंगल्स हो वो कौन सा पॉलीगन होता है, ट्राइंगल होता है। अब राइट एंगल ट्राइंगल मीन्स जिसमें एक एंगल क्या होगा हमेशा 90 डिग्री होगा, तो वो क्या होगा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, और दोनों एंगल ट्राइंगल में हमेशा 90 से कम होंगे। तो उस केस में हम बोलेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में आपका हाइपोटेन्यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, ऐसे हम बात करते हैं।
तो इससे पहले ये क्वेश्चन सोल्व करिए, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको सोल्व करना है। ए फास्टर ट्रेन टेक्स 1 hour less than a slower train for a journey of 200 किलोमीटर। उसके बाद है इफ द स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस। जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही है, बस यहाँ पर क्या है, 2 ट्रेन की बात कर दी, उसके जगह लेस देन और कुछ भी नहीं है, और सेम उसी टाइप से होगा दैट ऑफ फास्टर ट्रेन। ये आई थिंक आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है, वैल्यूज में भी चेंज हो सकती है बट क्वेश्चन आपका उसी का है। स्पीड ऑफ 2 ट्रेन आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। ट्राई करो, फिर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, हिंट दे देती हूँ कैसे होगा, फर्दर आपको खुद ही सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखोगे क्या दे रखा आपको, स्पीड्स ऑफ ट्रेन पूछा तो उसी को हम एज्यूम कर लेंगे, एक होगी एक्स, दूसरी क्या है, अगर एक ट्रेन क्या है, ए फास्टर ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन ए स्लोअर ट्रेन फॉर 200 किलोमीटर, दोनों सेम जर्नी कर रहे हैं 200 किलोमीटर की, स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस है। तो अगर एक ट्रेन की स्पीड मैंने कह दिया एक्स है तो दूसरे की आप एक्स माइनस 15 मान लो, ठीक है। अगर इसमें फास्टर ट्रेन की स्पीड क्या होगी, एक्स होगी, और स्लोअर ट्रेन की स्पीड क्या होगी, एक्स माइनस 15 होगी, क्योंकि एक्स से कुछ कम हो रहा है तो स्पीड कम हो रही है ऑब्वियसली, और उस केस में आपकी क्या होगी, ये स्लोअर ट्रेन की स्पीड हो जाएगी ये फास्टर ट्रेन की। अगर आपको लिखना है तो फास्टर स्लोअर करके भी लिख लो, अदरवाइज डायरेक्ट लिख लो, ऑब्वियसली सबको पता होगा ये क्या होगी फास्टर की और ये स्लोअर की स्पीड होगी, अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हो, फास्टर ट्रेन स्पीड इज इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, बिकॉज यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दे रखा है तो यही आप सेम लोगे। अब स्लोअर ट्रेन की स्पीड क्या होगी, एक्स माइनस 10 है ना क्या, हाँ 10 होगा, एक्स माइनस 10 किलोमीटर पर आवर। अब क्या रह गया, अब तो कुछ भी नहीं रहा, क्या है उस केस में फास्टर ट्रेन क्या कर रही है, 1 घंटा कम ले रही है, तो जो चीज अब आपके पास टोटल डिस्टेंस कितनी थी 200 किलोमीटर दोनों के केस में, अब किस केस में छोटी रहेगी डिनोमिनेटर में चीज, यहां पर तो ये यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 10 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू आपका कितना टाइम का गैप दे रखा है, 1 hour का दे रखा है। तो बस अब इसमें है क्या, कुछ भी नहीं है, फास्टर ट्रेन की स्पीड क्या है ज़्यादा, स्लोअर की 10 किलोमीटर कम है तो मैंने x माइनस 10 कर दिया। अब 200 आपकी क्या हुई, यहाँ पे डिस्टेंस हुई, अपॉन में स्पीड कितनी आ गई, अब x माइनस 10 ऑब्वियसली क्या होएगा, यहाँ पर 200 अपॉन एक्स माइनस 10 यहाँ पर बड़ी वैल्यू आएगी और 200 अपॉन एक्स क्या रहेगी, यहाँ पर छोटी वैल्यू आएगी। अभी हमने देखा था, जैसा कि मैं कह दूं 200 अपॉन 1 क्या होगा, बड़ा होगा, 200 अपॉन 1, हाँ ऐसे कर लो, 2 कर लो और इसको क्या कर लो 2 माइनस 1 कर दो, इसी फॉर्म में लिख लो। तो अगर मैंने कहा 200 अपॉन एक्स की वैल्यू 2 है और 200 अपॉन में एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 माइनस 1 कर दूं तो ये क्या होगी, ये बड़ी आएगी, यहाँ पर क्या होगा 200 अपॉन 1 क्या रहेगा 200 और यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो जो छोटी वैल्यू होगी वो हमेशा यहाँ पर आगे लिखेंगे। आप अगर आपको याद रखना है, नहीं समझ आ रहा तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने समझा भी दिया कि इसी को पहले क्यों रखोगे, जो डिनोमिनेटर में यहाँ पर छोटी चीज होगी ना उसी केस को हम पहले लिखेंगे। ये क्या है, छोटा है x माइनस 10 एक्स से छोटा है तो इस केस को पहले लिखेंगे, इस केस को बाद में लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दिया डिस्टेंस अपॉन स्पीड और डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये क्या होगी स्लोअर, ये क्या होगी यहाँ पर स्लोअर ट्रेन ज्यादा टाइम लेगी t1 और
फास्टर ट्रेन है, कम टाइम लेगी, दोनों का डिफरेंस कितना है 1 आवर का है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। और ये यहाँ पर टाइम है 200/x-10। स्लोअर ट्रेन का फास्टर ट्रेन का 200/x, ये क्या हो जाएगा फास्टर ट्रेन का टाइम, और दोनों टाइम का डिफरेंस क्या है 1 घंटा है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। फर्दर आप खुद सोल्व कर लेना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो आज हमने 2026 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछे हुए थे वर्ड प्रॉब्लम से, वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए। फर्दर हम 2025, 24, 23 में जो अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे के सारे फर्दर डिस्कस करेंगे। और केस स्टडी का क्वेश्चन तो हम अलग से ही डिस्कस करेंगे। बस अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करनी है आगे, तो केस स्टडी में कुछ भी नहीं पड़ा। बस वो उसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक कोई केस लेके क्वेश्चन बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल ट्रायंगल इज 600 square centimeter. If the base of triangle exceeds the altitude by 10 centimeter, तो obviously find all dimensions of triangle. It means हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर सब कुछ आपको निकालना है। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट टाइम और फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ट्राई करो, फिर हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन में देखोगे, आपको दे रखा है राइट एंगल ट्रायंगल क्या बनता है इस तरीके से। ये हो जाएगा। तो ये क्या होता है 90 डिग्री एंगल, और ये दोनों क्या होंगे एक्यूट एंगल्स बनेंगे, 90 डिग्री बिलो बनेंगे। तो ये जो 90 के सामने वाला होता है ये हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, और परपेंडिकुलर आप कोई भी मान सकते हो। बेस मीन्स जिस पे ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, इट मीन्स तो हम कहते हैं अगर ये बेस होगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा। ये आपका परपेंडिकुलर होगा। और अगर ये बेस कंसीडर करोगे, इस पे पूरा ट्रायंगल खड़ा है, तो ये आपका परपेंडिकुलर है। बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो सकते हैं, बट हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा एंगल के सामने वाला रहेगा, 90 के सामने वाला। तो 90 डिग्री एंगल ये है, बिकॉज हम क्या करें, ये साइड या तो इस पर परपेंडिकुलर है या ये साइड इस पर परपेंडिकुलर है, एक ही बात है। दोनों एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर मानी जाएगी, एक दूसरे 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो इस 90 के अपोजिट क्या है, कौन सी साइड है, ये। इसको हमेशा हाइपोटेन्यूज कंसीडर करते हैं। बेस और परपेंडिकुलर आप आपस में इंटरचेंज भी कर सकते हो। तो अब हमें दे रखा है अगर बेस क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, तो एक्स यहाँ पर सेंटीमीटर होगा, आपको 10 सेंटीमीटर की कंपेयर कर रहे हैं। और उसके बाद बेस क्या आपका, इफ द बेस ऑफ ट्रायंगल एक्सीड्स, मतलब ज्यादा है एल्टीट्यूड से, एल्टीट्यूड क्या एक्स है, तो बेस आपका क्या हो जाएगा एक्स प्लस 10 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब आपका पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहते हैं, भाई पाइथागोरस, जिसने ये थ्योरम पाइथागोरस ने दी थी मैथमेटिशियन ने, तो उसी के नाम से अपने नाम पर ही उसने लिख दी। बाय पाइथागोरस थ्योरम वो क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज, सभी को पता होना, टेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आप एक बार इसको छोड़ दो,
ये अभी थ्योरम यूज नहीं करनी, पहले आपको बेस और परपेंडिकुलर निकालना है क्योंकि डायमेंशंस निकालनी है ना। एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल लिखो, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना दे रखा आपको 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया होता क्या है राइट एंगल ट्राइंगल का, हाफ बेस इनटू हाइट इज इक्वल टू 600। बेस क्या माना है अभी हमने यहाँ पर, क्या माना है x प्लस 10, हाफ x प्लस 10, हाइट कितनी है, इट मीन्स परपेंडिकुलर क्या है एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड बोल दो हाइट बोल दो एक ही बात है। यहाँ पर एल्टीट्यूड क्या आपका x है 600, तो इसको जब सॉल्व करोगे x को यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और x को 10 से 10x, 2 को वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1200 हो जाएगा, 600 इंटू 2 तो एक्स स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का ये इधर आ जाएगा 1200। अब आप यहाँ पर देखो अगर आपसे फैक्टराइज हो रहा है तो कर लो, अदरवाइज मत करो। तो आई थिंक एक्स स्क्वायर प्लस का 40x माइनस का 30x माइनस का 12, ये देखो जब आप 40x को और माइनस के 30x को सोल्व करोगे तो यहाँ पर आपका प्लस का 10x आ जाएगा। 10x को मैंने स्प्लिट कर दिया 2 टर्म्स 40x माइनस 30x, तो जब आप इसको रिलेशन को सोल्व करोगे तो आपको प्लस का 10x आएगा। अब माइनस क्यों होगा, क्योंकि माइनस का 1200 है, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है माइनस है, इट मीन मिडल टर्म को आप 10x को ऐसे स्प्लिट करोगे आपके पास केवल दोनों टर्म को माइनस करने में प्लस का 10x आए और मल्टीप्लीकेशन करने पर फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन जो कि माइनस का 1200 एक्स स्क्वायर वो आना चाहिए। तो 40 और 30 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 30 को माइनस का 1200 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इजीली अगर हो जाए तो डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से कर लो, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लो। यहाँ पे इन दोनों टर्म में 30 कॉमन आएगा और x प्लस 40 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। बिकॉज x क्या है, फिर से यहाँ पर लेंथ है तो हम कहेंगे यहाँ पर x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 और x की आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो ये आपका एल्टीट्यूड आ गया, तो आपका इट मीन्स यहाँ पर एल्टीट्यूड क्या आ गया 30 सेंटीमीटर, तो आपका बेस क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो अब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, माइनस वाला नहीं लेंगे x इज इक्वल टू माइनस 40 बिकॉज लेंथ साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए अब यहाँ पर आप पुट करोगे हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे क्योंकि आपको तीनों डायमेंशन निकालने, इट मीन्स बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। बेस आपका क्या आ गया 30 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इट मीन्स एल्टीट्यूड, ये गलत लिख दिया, बेस हमारा क्या आ गया 40 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इट मीन्स एल्टीट्यूड आपका क्या आ गया यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, परपेंडिकुलर आपका इट मीन्स एल्टीट्यूड क्या आ गया 30 का स्क्वायर। इसको जब करोगे फर्दर तो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा 1600 प्लस 900 ये हो जाएगा 2500। तो इट मीन्स आपका जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 2500 का स्क्वायर रूट लेने पे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो इस केस में क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज 2500 वो क्या आ जाएगा 50, तो 50 आपके पास क्या आ गया हाइपोटेन्यूज होगा। और ऑब्वियसली राइट एंगल ट्राइंगल के केस में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होती है आपकी और हमारी ज्यादा ही आ रही है बेस और एल्टीट्यूड। बेस और एल्टीट्यूड कुछ भी आए एक दूसरे के कंपैरेटिवली, बट हाइपोटेन्यूज हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल में लॉन्गेस्ट साइड होगी। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसके बाद आई थिंक जो 2026 में क्वेश्चन है वो हमने सारे के सारे डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे और वहाँ पे डिस्कस करेंगे।